व्यंजन संधि पढ़ने के क्रम में आज हम लोग अनुस्वार संधि और परसवर्ण संधि के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद तोरली संधि और उसके बाद एक और संधि है अनुनासिक संधि। तो आज हम लोग देखेंगे अनुस्वार संधि, परसवर्ण संधि और तोरली संधि। फिर उस ठीक है, तो अनुस्वार संधि, पहले अनुस्वार संधि और परसवर्ण संधि, परसवर्ण संधि, इन दोनों को देखा जाएगा। फिर उसके बाद तोरली को भी देख लेंगे। तो अनुस्वार संधि पहले देखते हैं हम लोग। अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि, तो जिस तरह से सब संधियों में होता रहा है उसी तरह से इस संधि में भी होगा। सारे संधियों का नाम के आधार पर ही उसका रिजल्टेंट होता था। तो अनुस्वार संधि में भी जो रिजल्ट होगा वो अनुस्वार होगा। पहले बात पता है, अनुस्वार ये हो जाएगा, ठीक है। तो अनुस्वार संधि में जो रिजल्टेंट होगा वो ये हो जाएगा। तो आगे देखते हैं आगे क्या होगा। इसका सूत्र होता है मो अनुस्वार, मो अनुस्वार। ये अवग्रह चिन्ह बोला जाता है इसको, अवग्रह चिन्ह, मो अनुस्वार, अवग्रह चिन्ह इसको बोला जाता है, ठीक है। तो मो अनुस्वार, मधन अनुस्वार। तो इसका फार्मूला, इसको अब हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे सूत्र को। तो सूत्र को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे ये है कि पहले इसको हम लोग लिखते रहें। सूत्रार्थ, सूत्र का अर्थ, यदि पूरा पदांत म के बाद कोई भी व्यंजन आए, पदांत म के बाद कोई भी व्यंजन आए तो इसका म का अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। एक शब्द हम लोग इसमें इस्तेमाल किए हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। वो शब्द है पदांत, ठीक है। गलती नहीं करना है कहीं भी। पदांत से मतलब ये है कि ये जो पद है वो पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। और पद के अंत में जब ये मकार आ रहा है, मकार, तो ये किसका क्या हो जाएगा। और मकार के बाद कोई भी व्यंजन आए, व्यंजन यानी कि हल आए, तो ये जो है इसका अनुस्वार हो जाता है। और परसवर्ण संधि इसके बाद आती है, इसको भी अभी हम लोग देखेंगे। परसवर्ण संधि, फिर अभी रुके, पदांत के बाद कोई भी व्यंजन आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि परवर्ण यानी पूर्व वर्ण और परवर्ण, परवर्ण, ठीक है। पूर्व वर्ण और परवर्ण, तो परवर्ण में क्या हो जाएगा, ये अनुस्वार हो जाएगा। तो संधि जो होगा ये अनुस्वार हो जाएगा। यहाँ पे मकार लिख रहे हैं, यहाँ पे पदांत मकार लिख रहे हैं, फिर से पदांत मकार, इस शब्द को हम हाईलाइट कर रहे हैं बार बार। पदांत इसलिए लिख रहे हैं कि पद के अंत में से मतलब है कि ये जो पद है वो पूरा हो चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मकार,
पदांत मकार, इसको मकार बोलते हैं म को, और फिर उसके बाद पर वर्ड जो है वो कोई भी हल, हल से मतलब है कि कोई भी व्यंजन होना चाहिए। तो रिजल्टेंट जो होगा इसका वो अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, हम लोग पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, फिर उसके बाद क्लियर हो जाएगा और आसानी से कैसे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में हम लोग लिख रहे हैं हरिम प्लस वंदे, शायद यही एग्जाम्पल, गलत लिख दिया। हरिम धन वंदे, ये पद पूरा हो चुका है, हरि नाम है और हरि के अंदर यहाँ पे अम लगा हुआ है। ठीक है, हरि हरिम हरिम म लगा हुआ है इसमें, तो ये म जो है मकार, इसका क्या हो जाएगा, इसके ऊपर अनुस्वार हो जाएगा, हरिम वंदे। बहुत आसान है, सीधा सा आसान है बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद और एग्जाम्पल देख रहे हैं, त्वम करोषि, त्वम धन करोषि, इसको हम लिख देंगे त्वम करोषि। ठीक है, फिर उसी तरीके से और एग्जाम्पल देखेंगे तो रामम भजामि, रामम भजामि, तो ये जो है म जो लिखा हुआ है इसका उस पर बिंदु चला जाएगा, तो रामम भजामि। ठीक है, फिर उसके बाद और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे अगर, तो जलम बहती, जलम धन वहती, तो ये भी जल पूरा अपने आप में पद है और म का क्या हो जाएगा, इस पे ऊपर चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा जलम वहती। ठीक है, हरिम वंदे, त्वम करोषि, रामम भजामि, जलम बहती। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनुस्वार संधि। ठीक है, तो अनुस्वार संधि के बाद लोग अब इसके बाद देख रहे हैं पर सवर्ण संधि, इसके तुरंत बाद पर सवर्ण संधि। यहाँ से हम लोग पर सवर्ण संधि के बारे में देखें एक बार। पर सवर्ण संधि, पर सवर्ण संधि, तो पर सवर्ण संधि में क्या होगा, इसका नाम है पर सवर्ण। तो पर सवर्ण का मतलब है, पर सवर्ण का मतलब है कि इसके पर मतलब होता है बाद, और बाद सवर्ण मतलब वर्ण के साथ। ठीक है, बाद वाले वर्ण के साथ या बाद वाले वर्ण के अनुसार जो होगा वो संधि हो जाएगी। तो बाद वाले वर्ण के अनुसार जो है वो संधि होगी। तो इसमें अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, तो इसका सूत्र होता है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। ठीक है, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, मतलब कि अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, इसके अनुसार हमारा संधि होगा वो होगा ये परसवर्ण संधि। तो ये इसका मतलब ये है कि अनुस्वार के बाद यदि ये लग गया है, ये तो ये लग गया है, तो इसका मतलब है कि ये बाद में आएगा, तो ये य प्रत्याहार है। अनुस्वार के बाद यदि य प्रत्याहार है तो य प्रत्यय, तो इस पर सवर्ण के साथ बाद वाले वर्ण के द्वारा ये संधि होगी, यानी कि ये पर सवर्ण हो जाएगा, बाद वाले वर्ण के अनुसार हो जाएगा। और यहाँ पे जो होगा बाद वाले वर्ण के 5वें अक्षर का लिख दिया जाएगा। अनुस्वार से यही पर सवर्ण, यानी कि अनुस्वार के बाद यदि य आएगा तो पर सवर्ण हो जाएगा, इसके बाद इसके अनुसार हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वर्ग का है तो 5वां अक्षर यहाँ पे लिख दिया जाता है। जैसे इसका हम लोग एक बात और कि अनुस्वार से यही पर सवर्ण, अनुस्वार इसको हम लोग ऐसे अलग लिखते हैं, अनुस्वार प्लस य बराबर
पर सवर्ण, ठीक है। अनुस्वार प्लस य बराबर पर सवर्ण। तो इसमें और क्या देखना है कि अनुस्वार के बाद ये य पर सवर्ण। तो बात लेकिन यहाँ पे ये रहेगी कि ये जो पद होगा, जो ये हो गया हमारा पूर्व पद और ये जो हो गया हमारा पर पद, ठीक है। तो जो पूर्व पद होगा वो अपदांत होगा। इससे पहले जो हम लोग देखे थे अमो अनुस्वारम में, तो वहाँ पे जो पद होता था तो पदांत शब्द होता था। तो पदांत शब्द से मतलब ये है कि जो पद था वो पूरा हो चुका था, और अपदांत का मतलब ये है कि जो पद है वो पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। पदांत का मतलब था कि पद पूरा हो चुका है, और अपदांत का मतलब है कि पद पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। पद पूरा नहीं हुआ है। अब इसमें एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, मतलब कि पद के बीच में ये संधि हो रही है, ये पद अभी पूरा नहीं है, वो शब्द अभी आधा ही है, उसके बीच में संधि हो रही है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो लिखेंगे गंग धन गा। तो बाद वाले अक्षर के पाँचवें वर्ग के पाँचवें वर्ण को हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पे। इसे देखेंगे तो गंग गा गंगा, शंग धन ख, ठीक है। तो हम लोग इस तरह लिख देंगे शंग ख शंख। फिर उसी तरीके से घंटा, तो घन घंटा, तो ये क्या हो जाएगा घंटा, घंटा गंगा शंख, इस तरीके से। इंटर इंटर, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसके लिखते हैं हम लोग ना इंटर, इंटर ऐसे भी लिखते हैं लोग। तो फिर जैसे अगर हम लोग को अगर इसमें फैलाना रहेगा तो हम लोग को ऐसे लिखेंगे इंटर। इसके अनुसार ये जो हमारा पाँचवा वर्ण हो जाएगा। फिर उसके बाद दंड, एक और एग्जाम्पल है दंड, ठीक है। दंड को भी हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसी के चलते ये इसका परसवर्ण हो जाता है। इसके ऊपर जो बिंदु होता है ना अनुस्वार, ये अनुस्वार, तो ये यहाँ पे ऐसे हो जाता है। कोई भी हो, कोई भी एग्जाम्पल लो, गंगा अंकित, या फिर अंकित, तो अंकित लेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अंकिता भी अंकित, तो अंकित ऐसे लिख दिया जाएगा अंकित, ठीक है। फिर उसके बाद और एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो कुंठित, तो कुंठित हम लोग ऐसे लिखते हैं कभी कभी कुंठित, लेकिन अगर इसको परसवर्ण के हिसाब से इसको फैलाना रहे तो ये ठ है, तो इसका पाँचवा वर्ण हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कुंठित। ये जो है हम लोग जो एग्जाम्पल देखे हैं वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ग का एग्जाम्पल देखे थे हम लोग, वर्ग का एग्जाम्पल। लेकिन इसके बाद यदि हम लोग विशेष करके फिर इसके बाद लिख लेना कॉपी में विशेष, अगर इसके बाद अभी तक तो पाँचवा वर्ण आ रहा था परसवर्ण संधि में, लेकिन अगर इसके बाद क्या हो कि यदि इसके बाद क्या हो कि यदि इसके बाद य आ जाए, यहाँ पे अनुस्वार लिखते रहे हम, ये अनुस्वार, ठीक है। अनुस्वार के बाद यदि य आ जाए, व आ जाए, र आ जाए, ल आ जाए, श आ जाए, श आ जाए, श आ जाए, ह आ जाए, तब क्या करेंगे, क्योंकि इनका तो कोई पाँचवा वर्ण होता ही नहीं है, तो हम लोग इसका ऐसे का ऐसे ही लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, ऐसे कैसे ही हम लोग लिखते हैं, बस सन धनियम लिखा हुआ है तो इसको हम लोग बस मिला देंगे, क्या हो जाएगा संयम, ठीक है। शन धनशय, तो क्या हो जाएगा संशय, ठीक है। फिर उसके बाद और एग्जाम्पल है तो संसार, तो शन धनसार बराबर संसार, तो ये रही हमारी परसवर्ण संधि, ठीक है। तो तोरली वाले में क्या करना है हमको कि तोरली में इसका जो फार्मूला होता है, तोरली वाले में तोरली ही फार्मूला हो जाता है, ठीक है। और उसमें इससे ठीक पहले परसवर्ण संधि पढ़े थे, तो उसी के बाद यह है, तो इसमें से हम लोग परसवर्ण उदाहरण लेंगे। परसवर्ण मतलब बाद वाले वर्ण के साथ, तो पीछे हम लोग पढ़े थे परसवर्ण लिखा था ना पीछे परसवर्ण, तो परसवर्ण से हम लोग बताए थे वहाँ पे पंचम अक्षर डायरेक्ट बता दिए थे,
लेकिन परसवर्ण का अक्षर, इसमें परसवर्ण में से थोड़ा सा इसको अगर हम लोग इलेबोरेट करें तो परसवर्ण से मतलब होता है, पर मतलब होता है बाद वाले, ठीक है, और सवर्ण मतलब बाद वाले वर्ण के अनुसार। तो परसवर्ण का मतलब था, और फिर उसके बाद बाद वाले वर्ण के 5वें अक्षर को लगा दिया जाता था, बाद वाले वर्ण के 5वें अक्षर के साथ सॉल्व उसको कर दिया जाता था। लेकिन तोरली में भी हम लोग ऐसे ही है, तोरली में थोड़ा देखें तो तोरली का फार्मूला भी तोरली ही है। तोरली के बाद यदि तोरली में तोर के बाद यहाँ पे ली लगा हुआ है, ली यानी कि ल बाद में आएगा, तो से मतलब है क्या, त वर्ग, त, थ, द, ध और न, और ल से मतलब है हमारा ल, और परसवर्ण से मतलब है बाद वाला वर्ण, ठीक है। तुरली से मतलब क्या है, तुरली से क्या, तुरली का एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो बाद वाला ये वर्ण हो जाएगा, बाद वाला वर्ण, तो बाद वाले वर्ण के अनुसार हम लोग लगा देंगे, ठीक है। तुरली का एग्जाम्पल हम लोग सीधे सीधे देखें, तुरली का एग्जाम्पल, तुरली का एग्जाम्पल जैसे हम लोग लिखें, हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे तो उद धन लेख अगर लिखें, उद धन लेख, उदलेख, तो उद का क्या था, इसके बाद ल लगा हुआ है और ये त वर्ग है तो ये ल हो जाएगा उल्लेख, ठीक है, उल्लेख। फिर उसके बाद और एग्जाम्पल देखें तो तद धन लय, तद धन लय, तो द का यार पे ल हो जा रहा था, आधा ल, ठीक क्या हो जा रहा था, तलय। फिर उसके बाद जगत धन लियते, जगत धन लियते, जगत की जगत है, जगद, जगत धन लियते, तो क्या हो जाएगा, तो जग लियते, ठीक है, जगल लियते। तो ये हो गया हमारा तोरली संधि, और भी इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेना है तोरली का, महान धन, महान धन लाभा, तो ये न का क्या हो जाएगा, ल के चलते आधा ल, यहाँ पे माँ, हाँ, फिर ये लाभ, तो हो जाएगा महा लाभा, ठीक है। तो ये रही हमारी तोरली संधि। अनुनासिक संधि हम लोग देखेंगे इसमें, तो अनुनासिक संधि क्या होता है, तो अनुनासिक यानी कि जो रिजल्टेंट होगा वो अनुनासिक वर्ण हो जाएगा। तो अनुनासिक वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो अनुनासिक वर्ण होता है अंग, इय, ळ, न और म। अनुनासिक संधि का मतलब है कि ये 5वां वर्ण आ जाएगा रिजल्टेंट के रूप में, अनुनासिक वर्ण आ जाएगा, रिजल्टेंट के रूप में अनुनासिक वर्ण आ जाएगा, रिजल्टेंट के रूप में अनुनासिक वर्ण आ जाएगा। अब इसका हम लोग सूत्र अगर लिखें तो इसका सूत्र है यरो, इसका सूत्र है यरो, यरो, यरो अनुनासिके, 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 अनुनासिको वा, अनुनासिको वा, यरो अनुनासिके, अनुनासिको वा। इसको हम लोग जब एक्सप्लेन करेंगे तो यर, सबसे पहले यर, यर का मतलब क्या हो गया, यर प्रत्याहार है, यर प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वो, लेकिन यहाँ पे ये रहेगा कि पदांत यर, पदांत यर, पदांत और अपदांत को लेकर के घबराना नहीं है, पदांत और अपदांत बस बता दे रहे हैं, लेकिन जो वर्ण होगा उसको देखते ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा वर्ण पदांत है और कौन सा वर्ण अपदांत है, ठीक है। तो ये सब बस रूल्स है, तो इसको बताना जरूरी है। तो पदांत यर के स्थान पर, स्थान पर, ठीक है।
अनुनासिके, अनुनासिके, अनुनासिक वर्ण आए तो के इसका मतलब है अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण बाद में आए तो अनुनासिका, अनुनासिका, अनुनासिक वर्ण हो जाएगा। वाह मतलब विकल्प से, मतलब कि जैसी होगी वैसी सुविधा, वाह मतलब विकल्प से। अब इसको हम लोग समझते हैं। यरो अनुनासिके, अनुनासिको वाह। यदि अनुनासिक वर्ण यदि बाद में आए तो, ठीक है, अनुनासिक वर्ण बाद में आए तो यर के स्थान पे अनुनासिक वर्ण हो जाएगा। यर, यर एक प्रत्याहार है, तो यर में जो वर्ण आएंगे वो हम ले लेंगे। यर के बाद यदि अनुनासिक वर्ण बाद में आए तो, यर के बाद यदि अनुनासिक वर्ण बाद में आए तो जो रिजल्टेंट होगा वो अनुनासिक वर्ण हो जाएगा। वाह मतलब विकल्प से। इसे हम लोग एग्जाम्पल देखें अगर विकल्प से, ठीक है, तो अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें इसका, तो प्राक, तो एग्जाम्पल अगर हम लोग इसका देखें तो जैसे लिखा हुआ है प्राक धन मुख, ठीक है। तो प्राक धन मुख जब लिखा रहेगा तो ये जो है ये अनुनासिक वर्ण है और ये हमारा क्या है, क है, तो क का क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा, ठीक है। प्राण, प्राण मुख, ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्राण मुख, प्राण मुख, ठीक है। षट धनमुख यानी कि षडमुख, षणमुख, ठीक है। फिर उसके बाद और एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, दिक धन नागा, दिक धन नागा, तो ये न है तो इसका क्या हो जाएगा, पांचवा वर्ण हो जाएगा, इसका पांचवा वर्ण हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दिंग नागा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी अनुनासिक संधि हो गई। और समझने के लिए इसको पेपर सॉल्व करिए, उसके बाद प्रश्न पूछिए, सब हो जाएगा।